नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। कल 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ और जिसको बिहार का उपचुनाव कहा जा रहा है, माना यह जा रहा है कि यह सेमीफाइनल चुनाव था। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि इस सेमीफाइनल में कौन जीत रहा है, क्योंकि पिछले 34 साल से प्रमुख तौर पर दो ही दल आमने सामने रहे, दो ही गठबंधन आमने सामने रहे। एक एनडीए रहा है और एक महागठबंधन रहा है। लेकिन इस उपचुनाव में एक तीसरी पार्टी भी सामने आई है, जिसका नाम जन स्वराज पार्टी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि इन चारों विधानसभा क्षेत्र में 3 सीटें आरजेडी लेड अलायंस के पास थी और एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एनडीए के पास थी। ऐसे में अगर इसका परिणाम उलट आता है तो इसका मतलब साफ समझा जाएगा कि जन स्वराज पार्टी ने अपना काम कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि इन चारों सीटों में आरजेडी को भयानक नुकसान होने जा रहा है और जन स्वराज पार्टी हर विधानसभा सीट पर 10,000 से ज्यादा वोट पाने जा रही है। क्या वाकई ऐसा होगा? लेकिन इसका दावा किया जा रहा है। दावा तो इस हद तक किया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने जा रही है और सबसे ज्यादा नुकसान वो आरजेडी का ही करने जा रही है। दरअसल ऐसा है क्या, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले सुनाते हैं कि इस उपचुनाव के बारे में, इसके परिणाम के बारे में क्या कह रहे हैं नेता। चारों सीटों पर जो बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, मुकाबला बिल्कुल साफ है। वहाँ की जनता का साथ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिला है और एनडीए का सुपड़ा साफ। पीके लगातार दावे कर रहे हैं कि हम कौन है ये नहीं जानते हैं हम। ऐसे कितने लोग आते हैं, स्वर मचाते हैं, जनता सबको खदेड़ देती है। कितनी मजबूती मिल सकती है तेजस्वी यादव को चुनाव में? तेजस्वी यादव जी का जो मॉडल है वो देश की जनता स्वीकार करेगी और बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाला, ये लड़ाई वाला, घिरना वाला, नफरत वाले मॉडल को जनता खारिज करेगी। क्राइम पर लगातार अपराध में जिस तरह वृद्धि हो रही है, अब तो जो खास है उनको भी धमकी मिल रही है। कल सुना है कि अक्षरा सिंह जी को भी धमकी मिला है, फिरौती मांगा गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है और अपराध बेलगाम है। सरकार का इकबाल, शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया। तो ये देखिए, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, दावा कर रहे हैं चारों सीट पर जीत रहे हैं, एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है। पर ऐसा है क्या? हमें जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उस हिसाब से एनडीए को बहुत फायदा होने जा रहा है और आरजेडी को भारी नुकसान होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एनडीए की सीट अगर फंस रही है तो वो एक सीट है, वो है दीपा मांझी वाली सीट। ऐसा इसलिए दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान वहां कैंपेन करने नहीं पहुंचे और दरअसल वहां जो उम्मीदवार उतरे थे वो पासवान जाति से थे और वो जन स्वराज पार्टी से थे। इसलिए यह माना जा रहा है कि इससे नुकसान जो है दीपा मांझी को हो रहा है। लेकिन फिर भी एनडीए दावा कर रही है कि दीपा जीत रही है। वो थोड़ी सीट फंस रही है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि दीपा ही निकलेंगी। लेकिन बाकी 3 सीटों पर एनडीए का कहना है कि हम जीत रहे हैं और हमारे सूत्र भी कह रहे हैं कि एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत है। क्या है स्थिति, इस बारे में असलियत हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें प्रदीप झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय कुमार झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, क्या सूचना है आपके पास, कौन जीत रहा है चारों सीट पर? नहीं, वो तो कयास ही लगाया जा रहा है ना। और चूंकि एक विधानसभा में जहां भी वोटिंग बूथ होते हैं उसके बाहर एक सैंपल सर्वे के आधार पर अनुमान लोग लगाते हैं। लेकिन आपने जो इंट्रो में कहा
करीब करीब वही बात है कि आरजेडी गठबंधन को, आरजेडी अलायंस या इंडिया अलायंस को इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा। और उस नुकसान के पीछे के एक बड़े कारक हैं प्रशांत किशोर, जो मैं लगातार बोल रहा हूं कि चूंकि एक उपस्थिति उनकी है और वैकल्पिक स्थिति में प्रशांत किशोर बन पाएंगे या न बन पाएंगे, लेकिन इस स्थिति में तो जरूर हो गए हैं कि वो किसी को हराने और किसी को जिताने की स्थिति में वो आ गए। बेलागंज में कल भी मैंने कहा था कि मोहम्मद अमजद ने माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट, उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया है। स्वाभाविक है कि वो वोट किसके साथ इंटैक्ट होके किनको जीत दिलाती थी। ऐसा नहीं था कि सुरेंद्र यादव जब जीतते थे तो वो अंतर, बहुत बड़ा अंतर होता था। वो 14,000, 15,000, 16,000, 18,000 इसी अंतर से वो चुनाव जीतते थे। इसके लिए वो एक कॉम्बिनेशन था, माई कॉम्बिनेशन, और उस माई कॉम्बिनेशन को प्रशांत किशोर जी ने डाइल्यूट कर दिया मोहम्मद अमजद को मैदान में उतार करके। इमामगंज की सीट लगता है कि बचा ले जाएंगी दीपा मांझी, क्योंकि जो लोगों का रिएक्शन आया वहां से कि हमें क्षेत्र का विकास भी देखनी है, और केंद्र में मंत्री हैं इनके ससुर, इनके पति बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना विकास के लिए, या डबल इंजन की सरकार अभी है, तो इमामगंज को लेकर के और गया को लेकर के मांझी गंभीर भी रहते हैं। अगर नीतीश कुमार नालंदा को लेकर गंभीर रहते हैं तो जीतनराम मांझी भी गया को लेकर के गंभीर रहते हैं। ये कनेक्टिविटी भी है लोगों के बीच में। तरारी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है, और मैंने आपको बताया था कि जो वैश्य समाज का वोट, जो ट्रेडिशनल माना जाता है कि बीजेपी के वोटर होते हैं, सुदामा प्रसाद के मैदान में नहीं रहने के बाद वो वोट उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से वो इंटैक्ट होता था। इवन चिराग पासवान की सभा के बाद पासवान वोटर भी, जो कभी सीपीआईएमएल में होते थे, उसके कैडर हुआ करते थे, वो भी टूट करके बीजेपी के तरफ आ गए। और रामगढ़ के बारे में तो मैं सीधे सीधे लगातार बता रहा हूं कि वहां पर बसपा और भाजपा, ये दोनों का आमने सामने की टक्कर है। वहां पर लालू प्रसाद जी को सुनने के लिए पहले भी तैयार लोग नहीं थे, अभी भी थे। पिछले चुनाव में भी लोगों ने अंबिका यादव, जो जिस बसपा की पार्टी से थे, उन्हीं पर दाव लगाई थी, और मात्र 182 वोट से ये जीत पाए थे। इस बार भी सतीश यादव को ही लोगों ने पसंद किया है अजीत सिंह की बनिस्पत, जबकि एनडीए के वोटर और एनडीए के नेता दोनों इंटैक्ट रहे। वो चाहे कैंपेन का सवाल हो, चाहे लोगों के साथ डोर टू डोर मिलने की बात हो, वहां पर एक एकजुटता दिखी। तो तरारी, रामगढ़ और बेला में अगर एनडीए जीतती है तो उसके हिस्से में मैं मानता हूं कि एक लाभ ही होगा। और अगर आरजेडी अलायंस लूज करती है तो कहीं ना कहीं से अपनी जीती हुई सीट को लूज करेगी। लेकिन एक प्रशांत किशोर फैक्टर बनके आए हैं इस सच्चाई को, और जब 23 तारीख को काउंटिंग होगी तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी। जिसकी बात की जा रही थी कि क्या प्रशांत किशोर सिरे से नकार दिए जाएंगे, क्योंकि बसपा 4 सीटों पर बाई इलेक्शन में लड़ रही थी, तो मजबूत उपस्थिति उसने दर्ज करा दी तरारी में, आमने सामने के टक्कर में आ गई। अगर वो एआईएमआईएम के कैंडिडेट लड़ रहे थे बेलागंज और इमामगंज में, तो लोगों ने एआईएमआईएम के कैंडिडेट को किनारे कर दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी की उपस्थिति हर जगह दिखी, चाहे इमामगंज हो, तरारी हो, आपका बेलागंज हो या रामगढ़ हो, हर जगह उनकी उपस्थिति रही, लोग उनकी बात करते रहे। मतलब इतने कम दिन की बनी हुई पार्टी का लोगों के बीच में रीच हो गया, पहुंच हो गया। बिल्कुल, मैं मानता हूं एक उनकी उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि है, आप इस बात को मान रहे हैं। प्रदीप झा जी भी हमारे साथ हैं, अजय झा जी भी हमारे साथ हैं, जमीनी हकीकत से बिल्कुल परिचित रहते हैं, बिहार में चल क्या रहा है। अजय झा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपको लगता है कि उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार हो रही है? क्योंकि जो मैसेजिंग हो रहा है वहां से, और जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आरजेडी को मुंह की खानी पड़ रही है, आरजेडी का माई समीकरण ही दरक गया है। ऐसा बेलागंज में भी हुआ है, ऐसा अन्य जगहों पर भी हुआ है, और रामगढ़ में तो यहां तक कहा जा रहा है कि आरजेडी
जगतानंद सिंह के जो सुपुत्र अजीत सिंह मैदान में खड़े हैं वो तीसरे चौथे नंबर पर चले गए। आपके पास क्या जानकारी है, जरा आप मुझे बताएं। देखिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर जी जिस तरह से अभी उभरे हैं उसके इम्पैक्ट तो पड़ेंगे, ये माना जा रहा है। परंतु मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, बिहार जिस तरह से जातीय समीकरण में बंद करके इलेक्शन में आता रहा है, जाता रहा है, तो उसमें प्रशांत किशोर जी का जो अपना अगर सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड देखिए तो वो तो कहीं से भी उन्हें इस बात को सपोर्ट उनके लिए नहीं है कि उन्हें वोट मिलने चाहिए। परंतु उन्होंने जिस तरह से पद यात्राएं की हैं और लोगों के बीच वो जिस तरह से पहुंचे हैं और जो जिन बातों को उन्होंने रखा है, अब मुझे तो लगता है कि इसका प्रभाव तो निश्चित तौर पर पड़ना चाहिए। पर इसमें अब भी मुझे डाउट है कि क्या सचमुच यादव या मुस्लिम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये कुछ भले जीतेंगे तो नहीं लेकिन हरवा तो देंगे। तो मुझे खुद भी डाउट है कि ये कितना असरकारी होंगे। वैसे तो जो भी आपने भी जो कहा वो बहुत ही सही कहा, संजय जी ने भी कहा, उसमें तो पूरा का पूरा मुझे यथार्थ दिखता है। परंतु एक डाउट मुझे इसलिए लगता है कि हमारे यहाँ इवेंचुअली जब वोट देने जिस दिन लोग जाते हैं उस दिन क्या उन्होंने सोचा। अब ये बात इस पर अब किस तरह से जो सैंपलिंग आए हैं और जो अभी लोग कह रहे हैं वो तो मुझे लग रहा है कि वी विल हैव टू वेट फॉर दैट, कि अभी थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ेगा। और उतनी करारी हार होगी आरजेडी की, मुझे अब भी नहीं लगता है। हार सकते हैं ये लोग, हारने की संभावना है, परंतु करारी हार, लेकिन हारना तो हारना ही है, ये बात भी सच है। परंतु मुझे डाउट है कि इतना कुछ होने वाला है कि प्रशांत किशोर सब कुछ उड़ा ले जाएंगे। और नहीं, मैं देखिए, मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि प्रशांत किशोर सब कुछ उड़ा ले जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में ज्यादा डैमेज आरजेडी की कर रहे हैं, मेरे पास ये जानकारी है। और आरजेडी को ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं, इस वजह से भी एनडीए को फायदा हो रहा है। देखिए, जो मेरे पास जानकारी। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अजय जी? हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं इस बात से जरूर सहमत हूँ, परंतु अंत में क्या वो सचमुच हरा ही देंगे। देखिए, वैसे नीतीश कुमार जी का जलवा कभी भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो चला गया है और उसका कुछ होगा। और जातीय समीकरण के हिसाब से अभी जिस तरह से चीजें बन रही हैं उसमें एनडीए को तो फायदा है ही है, लेकिन और वो फायदा इसलिए भी है कि सरकार उनकी है। लेकिन अब यह भी तय करना है लोगों को, उनके ग्रुप के लोगों को, मतलब अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके लोगों को तय करना है कि हमें किसकी साख बचानी है। तो मुझे लगता है कि ये तो इंडी के लिए फेवरेबल होना चाहिए, क्योंकि सीट भी अभी उन्हीं के पास ज्यादा है और साख भी उन्हीं की ज्यादा बनेगी या गिरेगी। तो इस बात को उनका जो बैंक है, वोटिंग बैंक जो है, वो इस बात को नकारेगा एकदम बिल्कुल प्रशांत किशोर के इन बातों से कि चलिए इससे क्या होता है, आपके बच्चों को क्या हुआ, उनको क्या हुआ, और उनके बच्चों को देखिए, ये कितना अंदर तक जाता है। मैं तो खुद वेट करूंगा इस बात को देखने के लिए। मुझे अभी भी डाउट है कि ऐसा कुछ होगा जो क्रांतिकारी दिखेगा। चलिए, आपको डाउट है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो मैं बता दूं। मनोरमा देवी बेलागंज से थी और सुरेंद्र यादव के सुपुत्र भी बेलागंज से खड़े थे और वहां पर एक मोहम्मद अमजद भी उम्मीदवार थे। मेरे पास जो खबर है, सूचना है, वो ये है कि बेलागंज में यादवों का भी वोट बटा है, क्योंकि जेडीयू से भी यादव के उम्मीदवार खड़ी थी और सुरेंद्र यादव के बेटे आरजेडी से खड़े थे, इसलिए यादवों का वोट बटा है। जहां तक मुस्लिम वोटों का सवाल है, तो मोहम्मद अमजद कोई नया नाम नहीं है उस इलाके के लिए। वो जरूर जनसुराज पार्टी से खड़े हुए हैं, लेकिन वो पहले भी जेडीयू से भी चुनाव लड़ चुके हैं और तकरीबन 48,000 वोट ला चुके हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद अमजद 10,000 से ज्यादा वोट ला रहे हैं, तकरीबन 15,000 के आसपास उनको वोट पड़ने जा रहा है, यादवों का वोट बट रहा है, ये बात साफ कही जा रही। और तीसरी एक बात कही जा रही है कि इस उपचुनाव में एनडीए ने इंश्योर किया कि एनडीए के जितने घटक दल हैं वो साथ दिखाई पड़े, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा साथ दिखाई पड़े। आप देख लीजिए, चिराग पासवान कैंपेन कर रहे थे। यह बात और है कि चिराग पासवान इमामगंज नहीं पहुंचे, तो चिराग और जीतन राम मांझी में कुछ खटपट है, ये तो दिखाई पड़ा, लेकिन ये प्रमुखता से बाहर नहीं है।
और एनडीए के तमाम घटक दल, इवन उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही राज्यसभा भेज दिया गया। इसकी भी पॉजिटिव मैसेजिंग हुई और इसका फायदा रामगढ़ में हुआ। और रामगढ़ में कुशवाहा ने एनडीए को वोट दिया, क्योंकि कुशवाहा के बीच में यह मैसेज था कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि रामगढ़ में तो आरजेडी तीसरे नंबर पर जा सकती है। यह बात बड़ी तेजी से सामने आ रही है। और जहां तक सुरेंद्र यादव का इलाका है, जो उनके बेटे विश्वनाथ यादव खड़े हुए हैं, विश्वनाथ सिंह, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 35 साल का रिकॉर्ड है वो टूटने जा रहा है और इस बार मनोरमा देवी जीतने जा रही है। आपके पास प्रदीप झा जी क्या रिपोर्ट है? नहीं, आपके पास पंकज जी जो रिपोर्ट्स हैं उसी पर मेरा भी वही मानना है कि लगभग ये चुनाव का परिणाम जो है 3-1 से उल्टा होने जा रहा है, जिस बात की पूरी संभावना है। एक सीट है जहां इमामगंज, जिसकी चर्चा आप संजय जी ने भी की, आपने भी किया, कि इमामगंज में एक थोड़ा सा जो है डाउट्स है कि वहां पर दीपा मांझी निकाल पाएंगी या नहीं निकाल पाएंगी। लेकिन अगर इस परिणाम का अगर हम विश्लेषण करें पंकज जी, तो इसकी पृष्ठभूमि जो है आपको दिखेगा पिछले लोकसभा चुनाव से ही। उसी समय से आरजेडी का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में ही क्षरण की शुरुआत हो चुकी है। आरजेडी ने अपनी तरफ से तो प्रयास किया कि माई को हम एक्सपेंड करें, कुशवाहा जाति को जोड़ने का प्रयास किया, अशोक महतो के द्वारा जो है पूर्वी जाति को अपने पाले में लाने का प्रयास किया। कई ऐसे उम्मीदवार जो अति पिछड़ी जाति से थी, चाहे वो पूर्णिया में बीमा भारती हो, चाहे फिर एक सामान्य सीट पर भी महादलित उम्मीदवार सुपौल में देने की बात हो, तो आरजेडी ने एक तरफ से प्रयास किया कि अपना जो आधार है उसको एक्सपेंड करें। लेकिन हुआ उल्टा क्या हुआ कि आरजेडी का जो पुराना जो आधार वोट है, माई समीकरण, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते आ रहे हैं कि 2005 के बाद जो है लालू यादव के पास, आरजेडी के पास केवल माई बच गए और सभी जो सामाजिक वर्ग थे वो सब के सब जो है लालू प्रसाद यादव को छोड़कर निकल गए। तो इस माई में ही जो है ये क्षरण शुरुआत हो गई। उसका उदाहरण के लिए कई ऐसे लोकसभा सीट हम लोगों ने देखा जहां पर कि आरजेडी की अपेक्षा के विपरीत रहा। उसके अगर मूल जड़ पे अगर हम देखें अगर पंकज जी, तो सबसे बड़ा कारण रहा कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि आप देखिए कि दरभंगा लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से ललित यादव को उम्मीदवार बनाया आरजेडी ने, तो ललित यादव के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई, दो तरफा प्रतिक्रिया हुई। एक प्रतिक्रिया क्या हुई कि मुसलमानों को लगता था कि वहां वो सीट जो है अली असरफ फातमी का है, वो सीट मुस्लिम उम्मीदवार को मिलना चाहिए था। लेकिन वहां से ललित यादव लगातार, वहां देखेंगे हम अगर तो 90 से लेकर शकीलुर रहमान से लेकर जो है अली असरफ फातमी, अब्दुल बारिश सिद्दीकी तक लगातार दरभंगा से जो है जनता दल हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही हुआ करता था। पहली बार यादव जाति से उम्मीदवार आ गए, लेकिन यादव जाति से भी आए तो फिर अपराधी एक बाहुबली ललित यादव को टिकट दे देना जो है वो उसका असर दोहरा हुआ कि एक तो मुसलमान अग्रेसिव नहीं रहा आरजेडी के पक्ष में, और जो यादव समाज में भी जो अपेक्षा कर रहे थे कि कोई इस तरह का उम्मीदवार आएगा जो कि एक सामान्य राजनीतिक कह सकते हैं आपकी, जिसकी छवि जो है बाहुबली की नहीं हो, तो वैसा उम्मीदवार आएगा, तो उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ कि जो लोग जो आरजेडी के शासन में आने से डरने वाला जो समाज है, क्योंकि आरजेडी को देखेंगे आप, आरजेडी की जो 2005 के बाद सबसे बुरी स्थिति हो रही है, इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब कभी भी बिहार में अधिकतर समाज के वर्ग को लगता है कि आरजेडी सत्ता में आ रही है, तो फिर वो एकजुट हो जाते हैं आरजेडी के खिलाफ। पंकज जी बिल्कुल ठीक है। तो आपके हिसाब से प्रदीप झा जी, इमामगंज सीट फंस रही है आपके हिसाब से, बाकी 3 सीट जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रही है, आप ये कहना चाहते हैं? एनडीए को एज है 3 सीटों पे, एनडीए को एज है 3 सीटों पर। यह बताइए डॉक्टर संजय कुमार, इमामगंज में सबसे कम वोटिंग हुआ, इसकी वजह क्या है? क्या लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? कम वोटिंग इमामगंज में क्या दर्शाता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, तरारी की बात मैं करूं तो मेरी आरजेडी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि तरारी तो हम हार रहे हैं, हमें पता है। तो ऐसा तरारी में क्या हुआ जो आरजेडी खुद
अंदर खाने ये मान रही है कि तरारी में हमारी हार हो रही है। क्या राजू यादव उम्मीदवार उतारे गए इस वजह से, और वो भी सीपीआई एमएल के उम्मीदवार बने, इसलिए आपको लगता है कि तरारी में आरजेडी हार कंसीड कर रही है? वजह क्या है? नहीं, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि कम वोटिंग नहीं हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 51 पॉइंट कुछ परसेंट वोटिंग हुई थी वहां, और इस बार भी 51 पॉइंट कुछ परसेंट 01% इमामगंज में इस बार वोटिंग हुई है। ओवरऑल 52.4% वोटिंग हुई है। तो अगर ओवरऑल 52.84% वोटिंग हुई है और इमामगंज में अगर 51.01% वोटिंग हुई है तो 1-8% का इधर उधर हुआ। लेकिन अच्छी बात इमामगंज में क्या रही कि जहां नक्सलियों की बंदूकें गरजती थी, वहां इस बार लोगों ने लोकतंत्र का पर्व मनाया, वहां लोकतंत्र मुस्कुराया, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। क्योंकि कभी तो ये होता था ना कि नक्सली बस केवल वो लगा देते थे पोस्टर और वोट का बहिष्कार लोग कर देते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बूथ पर जाने का। ये लोकतंत्र की ताकत और खूबसूरती दिखा कि इस बार वहां पर भी लोकतंत्र मुस्कुराया। रह गई बात, प्रदीप झा जी को भी फीडबैक रहता होगा निश्चित रूप से, लेकिन मैं बता रहा हूं जो कई लोगों से मेरी बात हुई इमामगंज में, कई जो जनसुराज से लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो दीपा मांझी को वहां एज है और दीपा मांझी कंफर्टेबल है वहां। मैंने कल कहा था कि बजाबते संतोष सुमन ने कल 1 बजे गया के सर्किट हाउस में ही बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था। अगर वो जीत के प्रति ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते तो इस तरह की बात वो बोलते ही नहीं। तो कैसे वो जीत रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बता दिया था। इसलिए इमामगंज के बारे में जो मेरी जानकारी है, हो सकता है, मैं तो कहा ना कि एक सैंपल सर्वे के आधार पर हम लोग बोलते हैं, हो सकता है कि मेरी जानकारी आधी अधूरी हो, लेकिन इमामगंज की सीट के बारे में हम के भी कई नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि नहीं वहां हम लोग को एज है। और खास करके जो मुसहर समाज जिसका एक सबसे बड़ा वोट बैंक है वहां, उस समाज ने दीपा मांझी में भरोसा जिताया है। वहां पर रोशन मांझी बहुत कुछ कर नहीं पाए। कुशवाहा को लेकर के भी थोड़ा द्वंद था कि अभय कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा में पड़ता है तो वहां प्रभाव डालेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा वाली गलती इस बार विधानसभा में नहीं करेंगे। इसके लिए उनको टास्क ही दे दिया गया था रामगढ़ और इधर इमामगंज कि दोनों जगह आप देखेंगे कि कुशवाहा वोटर फिर कहीं इधर उधर पाला न बदल ले। तो मुझे नहीं लगता है कि रामगढ़ में सॉरी इमामगंज में आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इसी पे आ रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि अजय झा जी इस बात का जवाब दें। मैं आपको बताऊं, मेरी आरजेडी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, वो तेजस्वी यादव के काफी करीब है। वो इस बात को कंसीड कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हमने प्रयास किया था कुशवाहा के साथ गठबंधन बनाने का। वो प्रयास लोकसभा में तो कुछ हद तक कारगर रहा, लेकिन विधानसभा में कारगर रहेगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ये बात वो कह रहे थे। दूसरी बात वो कह रहे थे कि कुशवाहा एक पॉलिटिकल कास्ट है, अगर उसकी जाति का उम्मीदवार होगा तो कुछ वोट उसको दे सकता है, लेकिन अभी भी उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज पर ज्यादा मजबूत पकड़ है। और ये कहते हुए वो आगे कह गए कि आरजेडी अभी तक कुशवाहा नेता को बड़ा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। आलोक मेहता को 3-3 बार सांसद का चुनाव लड़ाया गया, आप जानते हैं इस बात को अजय कुमार जी। 3 बार आलोक मेहता चुनाव लड़े और तीनों बार संसदीय चुनाव हार गए, पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। आलोक मेहता को जितना बड़ा आरजेडी करना चाहती है, आलोक मेहता उस कद के नेता नहीं बन पाए हैं, जबकि बड़े मंत्री थे। 17 महीने की सरकार में पार्टी ने खुली छूट दे रखा था, उनका इमेज भी बढ़िया है। उसके बावजूद आलोक मेहता वहां नहीं पहुंच पाए जहां आरजेडी चाहती थी और एक मजबूत कुशवाहा नेता के तौर पर उभर नहीं पाए। क्या कहते हैं आप अजय कुमार झा जी? जी मैं सुनने पे आया था अभी
कट गया था लाइन। हाँ, क्या एक बार आप फिर से कह सकते मैं हैं ये पंकज कह जी? रहा हूं कि आरजेडी कहती है कि देखिए हमने लोकसभा चुनाव में प्रयास किया था कुशवाहा को जोड़ने का, लेकिन विधानसभा में वो प्रयास सफल होगा इसकी उम्मीद कम लग रही है। मेरी आरजेडी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, उनका कहना था कि हम आरजेडी में आरजेडी से जो खड़े हुए थे नित्यानंद राय के खिलाफ, क्या नाम है उनका, जो मैं उनका नाम ले रहा था अभी, डॉक्टर संजय, आलोक मेहता। आलोक मेहता को आरजेडी लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, 3 बार पार्लियामेंट के चुनाव में उतारी भी, लेकिन आलोक मेहता बड़े कुशवाहा लीडर के तौर पर उभर नहीं पाए। जी हाँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आलोक मेहता जी अब अगर बैकवर्ड ओबीसी कम्युनिटी में अगर देखें लीडरशिप की बात, तो आलोक मेहता जी की जो छवि है ना, वो थोड़ा कुछ इंटेलेक्चुअल वाला छवि है, और वो उस तरह से फील्ड में दौड़ करके अपनी वो ये बात सही है कि वो बना नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें उनका अपना कुछ व्यक्तिगत जो उनका कुछ अपने जो लाइकिंग्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उसको वो ध्यान में रखते हैं, और वो उस तरह से बहुत मर्दन नहीं कर पाते हैं फील्ड में जा करके। शायद इसका ही प्रभाव पड़ता हो। वैसे आपने सही कहा कि उन्हें बराबर बड़े बड़े पद मिले हैं, और उसको उन्होंने काफ़ी बढ़िया से निभाया भी है, लेकिन जो फील्ड में जो जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है उसमें वो बराबर पिछड़ जाते हैं। और अब जहां उपेंद्र कुशवाहा जी हों तो उसमें उनको वो उस तरह से नहीं दे पाते, ये मुझे लग रहा है। और इसे यह भी जरूर यह माना जा सकता है कि वो फायदा दे नहीं पा रहे हैं अपनी पार्टी को, जिस हिसाब से उन्हें प्रमोट किया गया है। ये इससे तो मैं सहमत हूँ। तो रामगढ़ में, और खास तौर पर अगर आप कहें तरारी में, बेलागंज, इमामगंज में, क्या जो लोकसभा में प्रयास दिखा था वो फेल हुआ? प्रदीप झा जी, जो आरजेडी ने कोशिश किया था और जो लालू प्रसाद ने कोशिश किया था माइक बनाने का, वो भी फेल हो गया। और अब मुस्लिम और यादव में भी सेंधमारी कर दे रही है जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवार उतार करके। तो आपको लग रहा है कि वोट सबसे ज्यादा अगर दरक रहा है तो आरजेडी का ही दरक रहा है, कुछ ऐड नहीं हो रहा है, और जो आधार वोट बैंक है वो भी घट रहा है? अनम्यूट करिए। हाँ, और पंकज जी, जैसा आपने एक सवाल पूछा पहले अजय जी से कि आलोक मेहता क्यों नहीं कुशवाहा जाति में वो अपना कद बना पाए जो आरजेडी ने प्रयास किया। इसका कारण है पंकज जी, क्योंकि आपके प्रश्न का भी जवाब उसमें छुपा हुआ है, इसलिए मैं इस पे आ रहा हूं। कारण यह है कि आरजेडी की जो एक छवि बन गई है कि आरजेडी मतलब यादवों और मुसलमानों की पार्टी, तो ये छवि लगातार जो है आप देखेंगे जब नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में एक तरह से इस रूप में उनकी छवि बननी शुरू हुई कि अब वो लालू यादव को चुनौती दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उभरे, उसके बाद से ही जो है लव और कुश यादव और मुस्लिम समीकरण के खिलाफ खड़ा हो गया। ठीक है, तो इस नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ कि आरजेडी की पहचान, जैसे मैंने बताया, कि एक व्यक्ति की पार्टी है और यादव और मुसलमान की पार्टी है। और यादव और मुसलमान को चुनौती कौन दे रहा था? तो चुनौती दे रहा था लव और कुश। तो इसीलिए एक तरह से दोनों के बीच जो जब आरजेडी पिछले चुनाव में एक तरह से अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए कुशवाहा को अपने फोल्ड में लाने का प्रयास किया, तो उस हद तक सफल नहीं हो पाया जिसकी अपेक्षा लालू प्रसाद यादव या आरजेडी कर रही थी। वही आप देखिए। और दूसरा क्या हुआ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के 2014 में उदय के बाद से एक देश में, मैं पहले भी मैंने कहा है कि एक देश भर के अंदर एक हिंदू वोट बैंक जो कि राष्ट्रवाद से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो वोट बैंक जब डेवलप हुआ है तो उसका परिणाम क्या हुआ कि हर जगह जहां कहीं भी आरजेडी अकेली ही नहीं बल्कि महागठबंधन के अन्य दल भी जहां कहीं भी मुसलमान उम्मीदवार, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वहां देने लगे, तो आरजेडी भी वहां हिंदू बनकर वोट करने लगी। मतलब आरजेडी और महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ आरजेडी के यादव भी जो है, मतदाता भी जो है, उसको वोट न देकर बीजेपी को वोट देने लगा।
ठीक है, अब उसका रिएक्शन देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव से रिएक्शन शुरू हो गया, 24 के लोकसभा चुनाव में हुआ है कि अब मुसलमानों को भी लगता है कि नहीं, मुझे तीसरा विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। और वही जो मानसिकता है मुस्लिम मतदाताओं का, वह प्रशांत किशोर को आकर्षित करता है कि प्रशांत किशोर को पता है कि बीजेपी के पास सामाजिक समीकरण के नाम पर कुछ जातियों का समूह है, जनता दल यू के पास है, आरजेडी के पास भी है, ठीक है, जीतन राम मांझी के पास भी है, चिराग पासवान के पास भी उनकी जाति का वोट है, उपेंद्र कुशवाहा के पास भी है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास क्या है? प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं वो जाति तो बन जाती है कि बीजेपी का आधार वोट है। तो प्रशांत किशोर को अपनी जाति से अपेक्षा नहीं है, बल्कि उनको सबसे बड़ी अपेक्षा है उसी मुस्लिम समुदाय से, जो कि लगातार इससे पहले के 2 चुनाव में भी आरजेडी का साथ छोड़ता हुआ दिखा है। और वही कारण है कि आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव भी बेलागंज में अपने वोट बैंक को बचा कर रखने के लिए खुद गए वहां पर, जब वो डरे हुए थे। बिल्कुल, हमारा तो एकदम आप ठीक कह रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद ओसामा को बेलागंज में उतारने का मतलब क्या था डॉक्टर संजय? और अगर ये दोनों उतारे जाते हैं और पर्पस ये हो कि हर हाल में हमें मुसलमानों के वोट को साधे रखना है, और फिर भी अगर इन्हें नाकामयाबी मिलती है, मोहम्मद अमजद अगर 15,000 वोट ले आते हैं, तो क्या समझा जाएगा? नहीं, देखिए, इसको 2 उदाहरणों से समझिए। मुसलमान नकार रहे हैं लालू प्रसाद जी को या इनकी पार्टी आरजेडी को। अगर नहीं नकारते तो पूर्णिया में पप्पू यादव को मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलता, रुपौली में शंकर सिंह को नहीं मिलता। 2 जगह तो नकार चुके हैं, अभी आपके सामने है। और तीसरी बात, मोहम्मद अमजद के माध्यम से जनसुराज वहां इस बात को समझाने में कामयाब रहा कि भाई अगर 60,000 मुस्लिम हैं, 72,000 यादव हैं, तो क्या जरूरी है कि केवल मुसलमान ही यादव को वोट करे? कभी मुसलमान को यादव वोट कर ले। अगर वो माई समीकरण ही बनाना है तो माई समीकरण से हम बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारी बारी कब आएगी? लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, 2 टिकट थमा देते हैं, निकल जाते हैं, कहते हैं कि 18% हमारी आबादी है। 18% आबादी का कौन सा प्रतिनिधित्व आप देते हैं? विधानसभा में हमारे हिस्से में क्या आता है? प्रशांत किशोर जी ने कहा कि यही तो दांव खेलने का वक्त है। हमने आपके उम्मीदवार को टिकट दे दिया, आपके समुदाय को टिकट दे दिया, आप शून्य पर अटक जाइएगा। काहे के लिए कोई पार्टी आपको टिकट देगी? आप अपनी ताकत दिखाइए, हर पार्टी आपको सम्मान देगी। ये बात मुसलमानों को कनेक्ट किया वहां। अमजद तो उम्मीदवार थे ही, और मोहम्मद अमजद वो समझ थी, राजनीति की समझ थी। 2010 में वो लड़े थे, 48-49 हजार वोट उनको आया था, जेडीयू के उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार मुसलमानों को जनसुराज समझाने में कामयाब रहा कि कब तक आप तेल बन के जलते रहिएगा लालटेन में। कहिए कि भाई रोशनी आपके घर में, तेल मेरा। भाई मैंने तो दिया, आप जीतिए हारिए, अपनी ताकत दिखाइए। और यही कारण रहा कि मुसलमान निकले और उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को वोट किया। चूंकि उनका जो कहते हैं ना कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनिएगा। तो वहां एग्जिस्टेंस का सवाल था कि 60,000 मुसलमानों की क्या औकात है। यही कि आपके उम्मीदवार को 2,000 वोट आए, 1,000 वोट आए, हटा दीजिए, जनसुराज को किनारे कर दीजिए, आप अपनी ताकत तो दिखाइए। इसमें प्रशांत किशोर कामयाब रहे और इस वजह से ओसामा चले जाए, लालू प्रसाद चले जाए, तेजस्वी चले जाए, बहुत अंतर नहीं दिखा। और वहां पर मुस्लिम वोट फ्रैक्चर्ड हो गया, बाइफरकेटेड दिखा। और इसका लाभ जनसुराज को कितना मिलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन हाँ, जनसुराज ने कहा कि अगर हमें 4 टिकट बांटने का मौका मिला तो मैंने अगड़ा को भी दिया, पिछड़ा को भी दिया, मैंने दलित को भी दिया, मैं मुस्लिम को भी दिया, मैंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। 4 में 1 टिकट मुस्लिम को दिया। अगली बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम 40 लोकसभा में हर एक लोकसभा का 1 उम्मीदवार हमारा मुस्लिम होगा। तो पूरी तरह से प्रशांत किशोर भी इस दांव को और इस बाजीगिरी को समझते हैं कि जातीय दांव में हम फेल हो जाएंगे। चूंकि मैं जिस बिरादरी से आता हूं वहां तो हमें घेर लिया जाएगा, सामंती मानसिकता और क्या क्या बोल करके, और हमें किनारे कर दिया जाएगा और एक गोलबंदी का घाटा हमको हो जाएगा। इसलिए उस
पिच पर ये खेलने ही नहीं जा रहे हैं। ये तो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आपके हिस्से में क्या रहा है, कब तक तेल बंद के जलते रहिएगा, हम तो आपको लड़ाने के लिए तैयार नहीं, हैं। वो बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही है जो आप डॉक्टर संजय कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक सीट को लेकर के और हैरानी हो रही है, और वो सीट है रामगढ़। रामगढ़ को लेकर के अजय झा जी, ये कहा जा रहा है कि जगतानंद सिंह के सुपुत्र तीसरे चौथे नंबर पर चले जाएंगे, जो मेरे पास सूचना आ रही है। जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसको देख करके ये कहा जा रहा है कि जगतानंद सिंह के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र अजीत सिंह तीसरे चौथे नंबर पर चले जाएंगे। वो लड़ाई में है ही नहीं। दरअसल वहां हुआ ऐसा है कि वो जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में चला गया, और जो जिस पार्टी से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं उस पार्टी का आधार वोट बैंक बसपा के पक्ष में ज्यादा संख्या में चला गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये तो कहीं के नहीं रह गए। दूसरी बड़ी बात कही जा रही है कि जो वहां पर जन स्वराज पार्टी से कुशवाहा समाज के उम्मीदवार उतरे, उपेंद्र कुशवाहा वहां पहुंच करके कुशवाहा को बड़ा साफ मैसेज दे दिया कि आपको अब एनडीए को वोट करना, इधर उधर नहीं देखना है। जैसे लोकसभा में आपका वोट बट गया, अगर विधानसभा में भी वोट बटेगा तो आपकी राजनीतिक ताकत छीन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और वो गलती मत करिएगा। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद से वहां का माहौल बदला हुआ है। तो मैं रामगढ़ को लेकर के हैरान हूं, आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, और उसके साथ साथ एक बात भी है जिसे हम लोगों को ध्यान में, हमारे ध्यान में है ही और लोगों के ध्यान में भी होगा, कि जगतानंद सिंह जी जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष तो रहे हैं बिहार में, और जिस तरह से वो उनकी भूमिका और वो जो अपना कार्य पद्धति उन्होंने अपनाया हुआ है, वो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ज़्यादा ही ब्यूरोक्रेटिक है। और जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसके वो अध्यक्ष हैं, वहाँ एक ज़माने में जब वो एक भीड़ और एक मजमा जो लगा रहता था ऑफिस के बाहर, और इनके काल में बड़ा ही एक सिस्टमेटिक, मेथोडोलॉजिकल, और थोड़ा सा कहने के लिए कहा जा सकता है कि बड़ा ही ब्यूरोक्रेटिक, तो ये लोग उनका अपना जो बैंक आधार है उसको वो सूट नहीं कर रहा था। एक बात तो ये है, और बाकी बातें तो आपने बिल्कुल सही कही हैं, मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि और जो दूसरा जो बैंक है उनका, जैसे कुशवाहा की बात कर लीजिए या फिर उनके खुद की जाति है उसकी बात कर लीजिए, तो वो लोग बिल्कुल एनडीए की ओर जाने का उन लोगों ने पक्का मन बना रखा है। और वैसे भी सुधाकर जी भी तो उनके, अब वो एक बेटे उनके एमपी हो चुके हैं, खुद अध्यक्ष इतने लंबे समय से रहे हैं, और उनकी एक बड़ी छवि भी बनी हुई है। लेकिन अब ये भी एक मैसेज तो जा रहा है लोगों के बीच, उनके जातियों के बीच भी, कि ये अपने परिवार से बाहर तो इनको निकलना चाहिए। वो निकलता हुआ दिख भी नहीं रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये तीसरे स्थान पर अगर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे इसमें हैरानी नहीं लग रही है, और यह शायद होना ही वाला है। ये होने वाला है। तो अब देखिए, दो बड़े स्टालवर्ट, अगर कहें सुरेंद्र यादव और जगतानंद सिंह। सुरेंद्र यादव ठीक है, बाहुबली नेता के रूप में उनकी पहचान है, जबकि जगतानंद सिंह एक सुलझे नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिर भी उनके छोटे सुपुत्र की ये हालत हो, क्या प्रदीप झा जी आपको नहीं लगता कि ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा गंभीर सिग्नल है? इसलिए गंभीर सिग्नल है कि जगतानंद सिंह के सुपुत्र लड़ाई में ही ना रहे। इसका मतलब क्या है? और सुरेंद्र यादव के बेटे की हार हो जाए तब जब लालू यादव, ओसामा वहां पहुंचे हों। मतलब समझ लीजिए कि आरजेडी ने किस तरीके से बेलागंज को गंभीरता से लिया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर बेलागंज में यह माई समीकरण दरकता है, तो फिर विधानसभा चुनाव में, जो कि आने वाला 2025 में, एक बड़ा मैसेज जाएगा कि माई समीकरण दरक गया है। और यही वजह है कि जो लालू प्रसाद लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी के अलावा किसी के लिए प्रचार करने नहीं उतरे, वो लालू प्रसाद जो है सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए प्रचार करने पहुंच गए, और इस तरीके से जोर से बोल रहे थे कि पीछे से उनको पकड़ा जा रहा था। वो अपना पुराना जोश दिखाने के प्रयास में थे।
भाई समीकरण केवल बेलागंज में ही नहीं दरका पंकज जी, बल्कि रामगढ़ में भी दरका। और रामगढ़ में तो उससे भी आगे बढ़कर दरका है कि राजपूतों ने भी एक तरह से जगदानंद सिंह का साथ छोड़ दिया। देखिए उसके कई कारण है, क्योंकि माई क्यों दरका उसके पीछे अगर रामगढ़ की बात करें, बेलागंज पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बेलागंज में चूंकि यादव जाति के लोगों को एक दूसरा विकल्प भी मिला वहां मनोरमा देवी के रूप में, और 35 वर्षों से लगातार जो है एक तरह से उनका सुरेंद्र यादव वहां चुनाव जीतते आ रहे हैं, आरजेडी जीतती आ रही है, तो एक होता है एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला है वहां पर। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया वहां पर, और इसका हाइप जो है 2 महीना पहले से क्रिएट किया जा रहा था पंकज जी कि प्रशांत किशोर जन स्वराज जो है बेलागंज में एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगी। इसकी घोषणा 2 महीना पहले हो गई थी। पहले खिलाफत हुसैन को देना टिकट, फिर बाद में जो है मोहम्मद अमजद को देना। इसका मतलब प्रशांत किशोर ने समीक्षा किया होगा कि खिलाफत हुसैन को देना जो है उनके लिए हो सकता है नुकसानदेह हो, इसीलिए मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाना। और चुनौती इतनी बड़ी बन गई लालू प्रसाद यादव के लिए कि ओसामा को लेकर तेजस्वी यादव घूम रहे थे और लालू यादव खुद वहां गए चुनाव प्रचार करने के लिए। तो लालू प्रसाद केवल सुरेंद्र यादव को जिताने नहीं गए थे, उनके पुत्र को विश्वनाथ यादव को, बल्कि अपने जो बेस वोट है उसको बचाने के लिए भी गए थे। नंबर 1। नंबर 2, रामगढ़ की बात हम कर लें। देखिए आज से अगर 5-7 साल पहले तक की बात करते हैं तो जगदानंद सिंह बक्सर जिला में राजपूतों के सबसे बड़े नेता थे पंकज जी। लेकिन आप देखेंगे 2 कारणों से राजपूतों में प्रभाव घटा है उनका, जगदानंद सिंह का। एक तो जब रघुवंश प्रसाद सिंह की मृत्यु के बाद प्रभुनाथ सिंह का मामला बढ़ा, प्रभुनाथ सिंह के पुत्र को महाराजगंज से टिकट नहीं दिया गया। जगदानंद सिंह के बारे में तेज प्रताप यादव का जिस प्रकार का बयान आया, एक लोटा पानी की बात हुई, तो इस कई कारणों से। और दूसरा, बक्सर चूंकि उत्तर प्रदेश के बगल में है, वहां से योगी आदित्यनाथ का भी प्रभाव पड़ा वहां पे, और राजनाथ सिंह का भी प्रभाव पड़ा कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से राजपूत और कुशवाहा के बीच एक कसल वाली स्थिति बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से होमवर्क किया, उसका असर है कि राजपूत जो है इस बार अजीत सिंह को छोड़ते हुए दिखे हैं। और यादव तो पहले ही छोड़ चुका था, पिछले ही विधानसभा चुनाव में देखिए आप, अंबिका यादव के ही भतीजा है सतीश यादव पंकज जी। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव से 3 दिन पहले का आप एक भाषण सुधाकर सिंह का सुन सकते हैं। जिस प्रकार का वक्तव्य दिया गया एक सभा मीटिंग के दौरान सुधाकर सिंह के द्वारा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 3 बूथों पर पिटाई हुई थी, इस बार 300 बूथों पर पिटाई होगी। तो ये बयान किसके लिए था? ये बयान जो है निश्चित रूप से अंबिका सिंह यादव के समर्थकों के लिए था। ठीक, तो उसके बाद फिर रामगढ़ में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अजीत सिंह इस आधार पर ये उम्मीद कर सकते थे कि यादव जाति के लोग वहां पर लालू यादव के नाम पर अजीत सिंह का समर्थन कर दें और सतीश यादव को वोट नहीं दें। तो जिस प्रकार एक तरह से कह सकते हैं हम कि जिस प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए जो योजनाएं बनती है आरजेडी का, क्या सोचकर ये लोग बनाते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या जो है आरजेडी के चुनाव के संयोजन में ही है। ठीक है, कहाँ किस समीकरण के आधार पर कहां पर क्या बोलना है, किन लोगों को साथ लेकर चलना है, नहीं चलना। और उतना ही नहीं, अब देखिए आरजेडी में केवल सुधाकर सिंह थे एक प्रत्याशी है, तेजस्वी यादव का भी देखिए कि अपनी सभाओं में किस प्रकार की भावभंगिमा होती है। वो अपने विरोधियों को चुनौती देने के अंदाज में मुट्ठा बांधकर जो है हाथ पैर हिलाना, और उसके बाद जो तो कई देखेंगे आप कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव की भावभंगिमा से आज भी जो है आम मतदाता कहीं ना कहीं देखेंगे कि उसके अंदर डर का भाव पैदा हो जाता है। प्रारंभिक दिनों में जब लोग सोचते हैं कि नहीं यार आरजेडी को वोट देना है, किसके नाम पर? तो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और रोजगार के नाम पर। लेकिन वह मतदाता भी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है, 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा चरण दर चरण आरजेडी का जो है परिणाम उल्टा आने लगा। चलिए, ठीक है। आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि दरअसल रामगढ़ में क्या होने जा रहा है, और रामगढ़ में आधार वोट बैंक इस तरीके से दरक रहा है कि आरजेडी को अब सोचना पड़ेगा कि वहां करना क्या है। और आपने ये भी कह दिया कि सुधाकर सिंह जैसा सुलझा हुआ नेता अगर इस तरह का बयान दे रहा हो
तो इसका साफ मतलब है कि सुधाकर सिंह इस तरह क्यों बोल रहे हैं? क्या ये हार का परिचायक है? अपने वोटर्स को डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसा कोई उम्मीदवार तभी करता है जब वो हार के कागार पर अपने आप को देखता है, या उसका जो पक्ष वाले लोग होते हैं वो तभी करते हैं। एक सीट और बच रहा है जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, वो है तरारी। तरारी में जो उम्मीदवार खड़े हैं वो भी बाहुबली नेता के सुपुत्र हैं। सुनील पांडे, सब लोग जानते हैं, सुनील पांडे का नाम बहुत कारणों से पहले भी आ चुका है। अब उनके सुपुत्र मैदान में उतरे हैं और उनके खिलाफ राजू यादव थे, CPI-ML को ये सीट मिला। डॉक्टर संजय, कहा जा रहा है कि RJD भी अंदर खाने ये मान रही है कि वो सीट हमारा है। मेरी खुद बात हुई, RJD के एक नेता हैं जो कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, वो कई बार हमसे कहे कि तरारी में तो हम लोग पहले से ही मान करके चल रहे हैं कि हमारी हार हो सकती है। ये क्या वजह आपको दिखाई पड़ता है? इसलिए क्योंकि ये सीट CPI-ML को चली गई, इसलिए कि CPI-ML के उम्मीदवार राजू यादव बहुत स्ट्रांग कंटेंडर नहीं है। तरारी को लेकर के कहा जा रहा है कि जो NDA का वोट बैंक है वो NDA के पास वापस आ गया है। मतलब सुदामा प्रसाद को वैश्य ने वोट किया था लोकसभा में, वो वैश्य अब बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, इस तरह की सूचना आ रही है। वैसे परिणाम आएगा तभी मोहर लग पाएगा सच्चाई क्या है, लेकिन जो खबरें आ रही है वो मैं बता रहा हूं कि तरारी में भी बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है। आपके पास क्या सूचना है? नहीं, देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो CPI-ML जातीय समीकरण से ज्यादा वो अपने कैडर वोट के बदौलत वो चुनाव लड़ती है। ठीक है, वो किसी गठबंधन में हो, किसी गठबंधन में ना हो, लेकिन हर विधानसभा में उसके एक अपने कैडर होते हैं और वो कैडर बड़े ही डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं और वो कन्विंस्ड होते हैं अपनी पार्टी के नीतियों से, विचारधारा से। इस बार की बात है कि तरारी में पासवान जाति के लोग जो CPI-ML के कैडर थे, तब तक तो कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान की सभा होती है, चिराग पासवान की सभा के बाद पूरा पासवान बिल्कुल NDA के साथ खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे नेता आ गए, उनका मैसेजिंग हो गया, अब हम कहीं किसी के साथ नहीं है, अब उनके साथ हम खड़े। सुदामा प्रसाद उतने एग्रेसिव नहीं थे जितने एग्रेसिव जो हैं राजू यादव। तो EBC जातियों की गोलबंदी का भी एक बड़ा कारण है राजू यादव का कैंडिडेचर। उनके जगह पर अगर शायद सुदामा प्रसाद की जगह पर कोई और व्यवसायी समुदाय का कोई व्यक्ति खड़ा होता तो इस तरह की गोलबंदी नहीं होती। और वहां मैंने कई बार कहा कि किसानों और लड़ाई CPI-ML के बीच में रही है। उस लड़ाई में स्वतः वो NDA की एकजुटता हो जाती है, NDA के लोग एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जमीन पर झंडा गाड़ने से लेकर के हड़ताल से लेकर के विरोध में ये CPI-ML कहीं ना कहीं भूमिका अदा करती है। तो तरारी में विशाल प्रशांत को इसका लाभ मिल गया कि जो NDA के वोटर थे वो इंटैक्ट हो गए। और मैं कह रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन, आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर केवल मुकेश सहनी थे, लेकिन NDA गठबंधन में चिराग नीतीश भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो NDA आपको इंटैक्ट बिहार में, JP नड्डा भी आपको दिख जाएंगे, दिलीप जायसवाल भी दिख जाएंगे। तो NDA का कोऑर्डिनेशन दिख रहा है कि सब लोग अपने अपने वोटर को मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप इनके साथ हैं, और जब मैं आ रहा हूं, मैं संबोधित कर रहा हूं, तो आप हमारा इशारा समझ जाइए कि आप कहाँ किसके साथ रहना चाहते हैं। चलिए पर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा अजय झा जी। मैं देखता हूं हर चुनाव में प्रधानमंत्री एक रणनीति अपनाते हैं। कहीं आसपास चुनाव हो रहा होता है और पास के विधानसभा या लोकसभा में वो भाषण कर रहे होते हैं। क्या उसका भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है क्या? क्योंकि दरभंगा में कल 12,100 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट बिहार को सौंप दिया और बहुत तरह की बात की, एम्स का शिलान्यास किया। RJD ने ऑब्जेक्शन भी किया है कि प्रधानमंत्री ने इस दिन इतने प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास क्यों किया, बिहार को क्यों दिया,
आज का दिन ही क्यों चुना? क्या आपको लगता है कि इसका असर बिहार के उपचुनाव में भी पड़ा होगा? इसका असर पास के झारखंड में होने वाले पहले चरण के चुनाव पर भी पड़ा होगा? देखिए, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उनका एक अपना वोट बैंक है, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, अब कहिए या नहीं कहिए, लेकिन अक्रॉस द कास्ट तो है ही है, वो पूरे देश में है। और इसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। और ये जो हम देखते हैं कि खास करके उनके संदर्भ में अब तो ये बाकी लोग भी करने लगे हैं कि जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हैं, उनका लेवल इतना बड़ा है, उन्हें पूरे देश में कहीं ना कहीं जाना ही होता है, तो वो तो जाएंगे ही। और अगर ये कुछ ऐसा होता तो इलेक्शन कमीशन इसको निश्चित तौर पर ऑब्जेक्ट करता। तो ऐसा कुछ है नहीं का, ऐसा तो रोका नहीं जा सकता है, प्रधानमंत्री जाएंगे और मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं, इसमें तो मुझे लगता है सब कोई जाएंगे। तो अब निश्चित तौर पर इनकी छवि लोगों पर जो इनके लिए महत्वपूर्ण है, जो इन्हें इतने उस स्तर से इन्हें मान्य मानते हैं, तो वो जरूर उनसे प्रभावित होते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु ये ज्यादातर उपचुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, मुझे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि उपचुनाव हर हाल में एक बिल्कुल लोकल इशू पर ही होता है, हर एक राज्य में वही स्थिति है। हालांकि इस बार तो यूपी में भी वैसा ही दिख रहा है, यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है कि पूरा ही एक राष्ट्रीय एक कलेवर बना रहा है। लेकिन थोड़ा प्रभाव जरूर इस पर पड़ता होगा, लेकिन इसका थोड़ा निगेटिव भी पड़ सकता है। इस बात को भी हमें समझना है। अगर बाई इलेक्शन के कंटेक्स्ट में देखें तो उसमें ये भी हो सकता है कि भाई आप तो उस जगह इतना कुछ दे रहे हैं, यहाँ आपने क्या दिया, और यहाँ भी तो मिलना चाहिए था, ऐसा भी उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये दोनों ही तरफ इसके ये टू एजेड स्वॉर्ड है, जिस पर कि हम उसको देख सकते हैं। लेकिन वो मिल तो रहा है बिहार को ही। अगर उस कंटेक्स्ट में जो बिहार स्पेसिफिक अगर देखेंगे विकास की बात, तो हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा क्रांतिकारी ढंग से वो पूरा चुनाव के रिजल्ट को उलट पलट कर देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। चलिए, हाँ, ऐसा आपको नहीं लगता है। प्रदीप झा जी, ये बताइए कि आपने तो कह दिया 3:1 भी हो सकता है, हमारे सूत्र कह रहे हैं 4 सीट हम जीत रहे हैं, पर एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री का आना, एनडीए के नेताओं का एकजुट होना, क्योंकि बिहार में एनडीए के नेताओं में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा बहुत जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में दिखा था, लेकिन वैसे आप देखें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस परिस्थिति में आपको ये नज़र आता है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो मुकेश सहनी के साथ कैंपेन करते हैं, जबकि एनडीए में इतने बड़े नेता हैं, वो सब लोग अगर एक साथ मिलकर के चुनाव का कैंपेन करते हैं, तो क्या महागठबंधन की टीम एनडीए के सामने बिहार में किस तरह की दिखाई पड़ती है? आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में क्लियर कट एज है एनडीए को, जबकि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा है? पंकज जी, जितना बड़ा सामाजिक समीकरण वर्तमान में एनडीए के साथ है, मुझे लगता है कि यह अपराजय है। आप देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर, तो आपको पता है कि सवर्णों का लगभग 80 to 90% वोट्स जो है आज के दौर में बीजेपी के साथ जाती है। बीजेपी और जेडीयू कंबाइन, ठीक है, नीतीश कुमार के होने के कारण लव कुश समीकरण प्लस अति पिछड़ा और महादलित के वोट बैंक में बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। चिराग पासवान के होने के कारण पासवान जाति और उसके साथ जब जीतन राम मांझी जुड़ते हैं तो फिर पूरे अनुसूचित जाति का एक ब्लॉक आ जाता है, और साथ में जब उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो फिर जो नीतीश कुमार का जो लव कुश का समीकरण है, ठीक है, उसको और ज्यादा मजबूती मिल जाती है। तो इतना बड़ा अम्ब्रेला तैयार हो जाता है, ये 50% से ऊपर का वोट बैंक हो जाता है पंकज जी इन वो। और दूसरा आपने कहा प्रधानमंत्री के आने के बाद, तो प्रधानमंत्री के आने के बाद जो ये जो अम्ब्रेला बनता है ना, ये समीकरण बनता है 50% प्लस का, ठीक है, उसके बाद जो समर्थक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनमें इतना ज्यादा उत्साह आ जाता है फिर प्रधानमंत्री के आने के बाद। चलिए ठीक है, आपने इस बारे में बिल्कुल साफ साफ जवाब दे दिया कि ये गठबंधन कैसे मजबूत होता है। डॉक्टर संजय, क्विक आंसर जी। नहीं, आपने जो एनडीए के रिश्ते के बारे में कहा, तो आज अखबारों ने जो छापा है फ्रंट पेज पर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि नीतीश का सुशासन मॉडल अद्भुत। अब अद्भुत के बाद फिर कोई शब्द एडजेक्टिव रह जाता है क्या? और नीतीश कुमार तो क्या क्या बोल रहे हैं, और कितनी विनम्रता से फिर वो पैर छूने के लिए चले गए थे। अब इस क्लबिंग को भी अब अगर आप पूछ रहे हैं कि भाई सवाल के लहजे में, तो ये आपका सवाल है।
चलिए ठीक है, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बना रहे, लेकिन बीच बीच में चर्चा ये भी उठ जाती है कि कब गच्चा मारेंगे नीतीश कुमार, कब पलटी मार देंगे, ये सब तरह की भी बात होती है। बहरहाल उपचुनाव एक बड़ा लिटमस टेस्ट तो होगा, और जो खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर जीतें या ना जीतें, लेकिन हर विधानसभा में उनको जो है मत 10,000 प्लस होगा। तो अगर ऐसा भी होता है तो प्रशांत किशोर बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। एक खबर यह भी आ रही है कि उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर ली है, पर क्या उन्होंने अपर कास्ट के वोटों में भी सेंधमारी की है, ये मतदान का परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। और जो तीसरी खबर है वो हैरान करने वाली जरूर है, और हमारे पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत थे कि इस बार एनडीए को एज है, तो उपचुनाव में उल्टा रिजल्ट भी हो सकता है या चारों सीटें एनडीए को मिल सकती है। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है आरजेडी के लिए बड़े खतरे की घंटी होगी। बहरहाल बिहार की बात में इतना ही। अजय कुमार झा जी आपका, प्रदीप कुमार झा जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।